दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र यादव सिरियाने में। दोस्तों, शिक्षक भर्ती ग्रेड 3 लेवल सेकंड 6 से 8 सामाजिक अध्ययन का अपन वन लाइनर पुस्तक के माध्यम से ज्योग्राफी का सॉल्यूशन करवा रहे हैं और लास्ट टाइम के अंदर फास्ट रिवीजन को ध्यान में रखते हुए ही फास्ट तरीके से आपका ये रिवीजन करवाया जा रहा है और लास्ट टाइम के अंदर ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसलिए बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा देखना। हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। हमने वायुमंडल के संगठन के ऊपर बात कर ली थी और आज का हमारा टॉपिक रहेगा वायुमंडल की संरचना। तो दोस्तों चलो हम स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो पहला क्वेश्चन हमारा, रासायनिक संगठन की दृष्टि से वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा जा सकता है? वायुमंडल को हम दो परतों में बांट सकते हैं। अभी सीईटी के एग्जाम के अंदर भी यहाँ से प्रश्न उठ के आया है, तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, ध्यान से देखना। दो मंडल, सममंडल विषममंडल। ठीक है, सममंडल की ऊंचाई होती है 0 से यानी पृथ्वी की सतह से और 90 किलोमीटर तक, जबकि विषममंडल होता है 90 से और 11,000 किलोमीटर तक। अब देखो, अब प्रश्न क्या आया था? प्रश्न ये आया था सीईटी के अंदर, नहीं इसमें सीईटी में नहीं, शायद इसमें सेकंड ग्रेड वाले एग्जाम के अंदर आया था अभी, जो अपना संस्कृत डिपार्टमेंट वाला था, कि निम्न में से कौन सी परत सममंडल में नहीं आती है। तो देखो, सममंडल की ऊंचाई कितनी होगी? 90 किलोमीटर तक, और उसके बाद में होगी 90 से 11,000 तक ऊपर तक होगी विषममंडल। तो सममंडल के अंदर मुख्य रूप से 3 परतें आती हैं, क्षोभमंडल, समतापमंडल और आगे मध्यमंडल। यानी क्षोभमंडल, समतापमंडल, ओजोन मंडल भी बीच में दे सकते हैं, और एक आगे मध्यमंडल। यानी कि ये जो 3 परतें हैं, क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, ये सममंडल के अंतर्गत आएंगी। जबकि ऊपर की जितनी परतें हैं, आयन मंडल जिसको बहिर्मंडल भी कहेंगे, चुंबकीय मंडल वगैरह जो भी हैं, वो सब विषममंडल में आ जाएंगे। सममंडल की रचना किन गैसों से हुई है? तो हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में मुख्य रूप से ये 3 गैसें हैं, ये सममंडल में ही पाई जाती है, विषममंडल में नहीं पाई जाती, आणविक रूप से पाई जाती हैं बस। तो अगर सममंडल की बात की जाएगी तो सममंडल की रचना है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जिनोन, सारी गैसें पाई जाती हैं। लेकिन मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो सममंडल में ही पाई जाती हैं। अगला प्रश्न हमारा, विषम मंडल में कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो देखो, विषम मंडल में 4 गैसें पाई जाती हैं, लेकिन वे आणविक रूप से पाई जाती हैं। कौन कौन सी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन। तो आणविक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये आणविक रूप से पाई जाएगी। देखो, 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है वो मुख्य रूप से पाई जाएंगे। इनका 99% भाग यहीं तक मिलेगा। और उसके ऊपर अब बात आ गई अपनी कौन सी? अब बात आ गई विषम मंडल की। तो उसके अंदर भी 90 से 200 तक, यानी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन थी, तो पहले आणविक नाइट्रोजन, फिर उसके ऊपर आणविक ऑक्सीजन, ठीक है, फिर उसके ऊपर हीलियम और हाइड्रोजन। तो आणविक नाइट्रोजन 90 से और 200 किलोमीटर तक, आणविक ऑक्सीजन 200 से और ये पाई जाएगी 1100 किलोमीटर तक, और उसके बाद में 1100 से 35 तक आणविक हीलियम, और 3500 से 11,000 तक आणविक हाइड्रोजन। दोस्तों, हीलियम और हाइड्रोजन गैस है, ये सूर्य का निर्माण इन दोनों गैसों से हुआ है। हाइड्रोजन का प्रतिशत ज़्यादा है, हीलियम का कम है। पृथ्वी के पास के मंडल को सममंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर गैसों का जो अनुपात है वो लगभग बिल्कुल स्थिर रहता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमने वितरण बताया ना, 78.08, 20.95 ऐसे, तो ये बिल्कुल समान रहता है। इस वजह से पृथ्वी के पास का जो मंडल है 90 किलोमीटर तक, उसको सममंडल कहते हैं। और सममंडल के अंदर क्षोभमंडल, समतापमंडल और मध्यमंडल आता है। हमारा वायुमंडल कितनी परतों के अंदर बटा हुआ है? तो दोस्तों, ये अलग अलग चीज़ें हैं। पहले हम बचपन में अलग पढ़ते थे, वर्तमान में अलग है, अब भी अलग अलग बुक में अलग अलग पाई जाती हैं। फिर भी मोटे तौर पर इनको देखते हैं। हमारा वायुमंडल है वो 5 परतों के अंदर बटा हुआ है। 5 परतें हैं, उनको पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर इनका सही क्रम पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले क्षोभमंडल, उसके बाद में समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर बाह्य मंडल जिसको आयन मंडल भी कहेंगे, और फिर बहिर्मंडल है। यानी आयन मंडल और बाह्य मंडल ये एक ही है। उसके बाद बहिर्मंडल आएगा जिसको हम चुंबकीय मंडल के नाम से जानेंगे। क्षोभमंडल, सबसे पहले बात करते हैं क्षोभमंडल की। क्षोभमंडल है वो वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी ऊंचाई होती है औसत 13 किलोमीटर। ये भी दोस्तों अलग अलग बुक्स में अलग अलग इनकी ऊंचाई मिलती है। तो हम 13 भी मिलती है, कई जगह इनकी 16 भी मिलती है। तो हमें एक कॉमन फैक्ट याद करना है 13 से, और भी हम 16 भी याद कर सकते हैं। अब देखो, क्षोभमंडल की ऊंचाई दोनों ध्रुवों के ऊपर होती है कम, और इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा के ऊपर होती है ज़्यादा। यानी ध्रुवों के ऊपर क्षोभमंडल की ऊंचाई मात्र 8 किलोमीटर होती है, जब विषुवत रेखा के ऊपर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। ठीक है, और जो औसत इसका माना जाएगा, तो औसत इसका 13 किलोमीटर माना जाएगा, कि क्षोभमंडल है उसकी जो ऊंचाई है, मोटाई है, वो 13 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर कहाँ पे है? दोनों पोलर के ऊपर है, और 18 किलोमीटर है विषुवत रेखा के ऊपर। समताप मंडल कितनी ऊंचाई तक विस्तृत है? तो समताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ठीक है, क्षोभ मंडल हो गया 13 किलोमीटर औसत, समताप मंडल हो गया 13 से 50 किलोमीटर, और जबकि मध्य मंडल हो गया 80 किलोमीटर तक, कई जगह 90 किलोमीटर भी आ जाता है, क्योंकि सममंडल के अंदर केवल ओनली क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल ही आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं बाह्य वायुमंडल की।
बाह्य वायुमंडल जिसको हम आयनमंडल के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों क्षोभ हो गया, समताप हो गया, मध्यमंडल हो गया। फिर 90 किलोमीटर के ऊपर 80-90 के बाद में आएगा क्या? आयनमंडल। आयनमंडल की मोटाई कितनी होती है? 80 से और 400 किलोमीटर, और कुछ जगह पर 80 से 640 भी मिलती है। तो अपने को दोनों चीज़ें याद करनी है। कॉमन फैक्ट है वो 80 से और 640 किलोमीटर तक आता है आयनमंडल का। वायुमंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 640 से 1000। वायुमंडल है वो 640,000, यानी पहले आयनमंडल आएगा फिर वायुमंडल आएगा। आयनमंडल 80 से 640, ठीक है, जहाँ से रेडियो जो भी ये है अपनी वेव होते हैं ये वापस आते हैं उपग्रह के माध्यम से। और जब वायुमंडल 640 से 1000, और 1000 से ऊपर आ जाएगा चुंबकीय मंडल, ऊपर का जो भी भाग है। अब हम बात करते हैं क्षोभ मंडल के उपनाम की। क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि सारी मौसमी दशाएं इसमें होती है। संवयन मंडल भी कहते हैं इसको, अधोमंडल भी कहते हैं। अधोमंडल का मतलब होता है सबसे नीचे वाला मंडल। तो क्षोभ मंडल को हम परिवर्तन मंडल भी कहेंगे, संवयन मंडल भी कहेंगे और अधोमंडल भी कहेंगे। मौसम की लगभग सभी घटनाएं, वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि, कौन सी परत में घटित होते हैं? क्षोभ मंडल के अंदर घटित होते हैं। जो समझाने की चीज़ें आएंगी वो जरूर समझाते हुए आगे बढ़ेंगे हम। हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श परिस्थितियाँ होती है कहाँ पर? समताप मंडल के अंदर, क्योंकि मौसमी अपने मौसम संबंधी सभी घटनाओं से मुक्त होती हैं ये। बाहरी गैसों, जलवाष्प, धूल कणों का अधिकतम भाग कहाँ पे होता है? क्षोभ मंडल। दोस्तों ये प्रश्न मैंने बीच बीच में दिए हैं इनको रैंडम तरीके से, ताकि अपन बीच बीच में थोड़ा अभ्यास हो सके एक एक मंडल के बीच बीच में। तो बाहरी गैस, जलवाष्प, धूल के कण, इनका अधिकतम भाग है वह क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल की खोज किसने की थी? दोस्तों ये टॉपिक है, ये प्रश्न है, इसको आप डिलीट कर दो, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का प्रश्न था। तो इसका देखो, क्षोभ मंडल की खोज का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। हालांकि क्षोभ मंडल का नाम सबसे पहले किसने दिया था? तो वह नाम भी टिजरेंस डी बोर्ड ने दिया था। मोलिसनोव कहीं नहीं आएगा, इसको आप काट सकते हो, इसको आप, ठीक है। तो क्षोभ मंडल का नामकरण सबसे पहले किया था टिजरेंस डी बोर्ड ने, और टिजरेंस डी बोर्ड ने ही समताप मंडल की खोज की थी 1902 के अंदर। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य पाई जाने वाली संक्रमण परत, अब देखो इनको याद करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। देखो पहले तो इनके इंग्लिश नाम अपने को याद करने हैं। क्षोभ मंडल को कहते हैं ट्रोपोस्फियर, ठीक है। समताप मंडल को कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेट मतलब कि इसके अंदर सब कुछ समान होता है, तापमान वगैरह ज़्यादा वृद्धि नहीं होती। मतलब कि क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। और मध्य मंडल है उसको हम कहेंगे मेसोफियर, ठीक है। ये 3 परत हो गई। अब जो मंडल खत्म होगा उसके ऊपर उसका उसकी संक्रमण परत पाई जाएगी उसी के नाम पे। जैसे क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की परत को कहेंगे हम क्या? क्षोभ सीमा। क्षोभ मंडल खत्म होते ही क्षोभ सीमा आएगी, ठीक है। तो क्षोभ सीमा कहाँ पे होगी? क्षोभ मंडल समताप मंडल के बीच में। समताप मंडल खत्म होते ही आएगी समताप सीमा। तो कहाँ पे आएगी समताप सीमा? समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में। मध्य मंडल खत्म होते ही आएगा क्या? मध्य मंडल सीमा, ठीक है। तो आ जाएगी मध्य मंडल और आयन मंडल के बीच में, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में कैसे याद? इंग्लिश में वैसे याद करने हैं, इनके नाम से आगे वाला नाम है। जैसे ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल को हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर खत्म होते ही क्या आ जाएगा? ट्रोपोपास। ट्रोपोपास कहाँ पे होता है? क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में ट्रोपोपास, ठीक है। दूसरा है स्ट्रेटोपास। स्ट्रेटोपास कहाँ होगा? स्ट्रेटोस्फीयर किसे कहते हैं? समताप मंडल को। समताप मंडल खत्म होते ही स्ट्रेटोपास आ जाएगा, मतलब कि समताप मंडल और मध्य मंडल बीच में। और मध्य मंडल खत्म होते मध्य मंडल को कहते हैं क्या? मेसोफियर, यानी कि मेसोपास आ जाएगा मध्य मंडल और आयन मंडल बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। क्षोभ सीमा के निकट अति तीव्र गति से चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। जेट स्ट्रीम है वो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पे चलती है, 11-12 किलोमीटर की ऊंचाई पे चलती है। 9 से 12 आप याद कर लो, 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जेट वायुधाराएं चलती हैं। कहाँ पे चलेंगी? क्षोभ मंडल में चलेंगी। कहाँ से कहाँ चलती हैं? पूर्व से पश्चिम भी चलती हैं, पश्चिम से पूर्व भी चलती हैं। यानी अपने जो मानसून का काल होता है, जब अपने दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है, उस टाइम जेट वायुधाराएं हैं यह पूर्व से और पश्चिम की ओर चलती हैं। जबकि जो अपना मानसून वापसी का काल होता है उसके बाद में अपने शीतकाल के अंदर, सर्दी के मौसम के अंदर जेट धाराएं चलती हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। और यही जेट धाराएं हैं ये भूमध्य सागर में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उनको अपने देश के अंदर लेके आती हैं। इसलिए इनको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। ये जो भी चक्रवात आते हैं, क्यों? क्योंकि पश्चिमी जेट धाराएं इनको भारत के अंदर लेके आती हैं। और जो बारिश होती है उस टाइम उसको मावट कहते हैं। क्षोभ मंडल की सर्वाधिक मोटाई कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों ये आप चेंज कर लो, यहाँ पर गलत है ये। यहाँ पर ध्रुव की जगह आप कर लो विषुवत रेखा। क्या करोगे? यहाँ पर विषुवत रेखा कर लो। यानी क्षोभ मंडल की सर्वाधिक मोटाई विषुवत रेखा पर होती है 18 किलोमीटर और ध्रुव पर न्यूनतम होती है 8 किलोमीटर। समताप मंडल के ऊपरी भाग में अचानक तापमान में बढ़ोतरी होती है।
किस कारण से होती है? ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण, क्योंकि ओजोन गैस है वह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और तापमान में वृद्धि करती है। तो देखो, अब हम यहाँ तक थोड़ा समझते हैं कि पृथ्वी यानी क्षोभ मंडल की बात करेंगे सबसे पहले पर। क्षोभ मंडल के अंदर ऊंचाई पर बढ़ने पर तापमान के अंदर गिरावट आती है। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई के ऊपर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, ठीक है। समताप मंडल के अंदर तापमान स्थिर हो जाता है, न ज़्यादा न कम। लेकिन समताप मंडल के हम जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण उसके अंदर तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। फिर आएगा मध्य मंडल। दोस्तों, मध्य मंडल के अंदर तापमान में फिर दोबारा से गिरावट होती है और मध्य मंडल के अंदर तापमान वो -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो देखो, दो प्रश्न याद करने, एक तो क्षोभ मंडल और मध्य मंडल, ये दो ऐसे परत हैं जिसके अंदर ऊंचाई पर बढ़ने पर तापमान में गिरावट आती है। एक बात। दूसरी बात, वायुमंडल में सर्वाधिक करीब मतलब न्यूनतम तापमान कहाँ पाया जाएगा? तो न्यूनतम पाया जाएगा मध्य मंडल के अंदर -100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। फिर उसके बाद में आयन मंडल के अंदर तापमान में बढ़ोतरी होना स्टार्ट हो जाती है, फिर तापमान में बढ़ोतरी होती हुई चली जाती है। समताप मंडल में निर्मित विशेष प्रकार के मेघ होते हैं मूलाभ मेघ, यानी कि समताप मंडल के अंदर जो मेघ निर्मित होते हैं उनको मूलाभ मेघ कहते हैं। जबकि मध्य मंडल के अंदर रात्रि के समय चमकने वाले मेघ को निशादीप्त मेघ कहते हैं, यानी रात्रि में चमकने वाले मेघ। यानी कि निशादीप्त मेघ पाए जाते हैं मध्य मंडल में और मूलाभ मेघ पाए जाते हैं समताप मंडल में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ओजोन गैस कहाँ पाई जाएगी? समताप मंडल के ऊपरी भाग में पाई जाएगी। ये स्वयं में अस्थिर गैस है, क्योंकि ये ओजोन के 3 अणुओं से मिलकर बनी है। O3, ओजोन मतलब O3 यानी ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनी है। अब देखो, महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे आता है कि ओजोन गैस का निर्माण है। ओजोन गैस का निर्माण तो उष्णकटिबंध के ऊपर होता है, समताप मंडल के अंदर, ठीक है। जबकि यह संश्रित होकर दोनों ध्रुवों के ऊपर पहुंच जाती है, यानी कि इसका निर्माण तो उष्णकटिबंध में हुआ है, समताप मंडल में उष्णकटिबंध के ऊपर, ठीक है। जबकि यह वहां से फैलती हुई दोनों ध्रुवों तक पहुंच जाती है और सबसे ज्यादा नुकसान ओजोन परत को है वह दोनों ध्रुवों के ऊपर ही हुआ है। जो हम पढ़ते हैं ना, ओजोन में छेद हो गए, वो दोनों ध्रुवों के अंदर हुआ है। क्षोभ मंडल के अतिरिक्त किस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है? तो हमने बात कर ली, मध्य मंडल के अंदर भी ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। वायुमंडल के न्यूनतम तापमान कहाँ पाया जाएगा? तो मध्य मंडल की ऊपरी सीमा के ऊपर पाया जाएगा -100 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद में आयन मंडल में धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी होनी स्टार्ट हो जाएगी। किस परत को थर्मोस्फीयर कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर तापमान बढ़ोतरी होती है, इसलिए आयन मंडल को थर्मोस्फीयर के नाम से जानते हैं। किस परत में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है? तो आयन मंडल के अंदर। विद्युत परत में किस परत में विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है? आयन मंडल के अंदर। आयन मंडल ई परत में पाए जाने वाले अरोरा प्रकाश को उत्तरी ध्रुव में क्या कहते हैं? देखो, जो आयन मंडल की परत के अंदर अरोरा ये जो भाई लाइट होती है, प्रकाश होता है, इसको दोनों गोलार्ध में किस नाम से जाना जाता है? तो देखो, कैसे याद करेंगे? ए बी, पहले ए फिर बी, लेकिन उल्टा है। उत्तर में बोरियोलिस और दक्षिण के अंदर ऑस्ट्रेलिस, यानी कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर इसको कहेंगे अरोरा बोरियोलिस इस प्रकाश को, और इसको दक्षिण गोलार्ध में इसको कहेंगे अरोरा ऑस्ट्रेलिस। सुमेर कुमेर, ऊपर वाले को सुमेर ज्योति, नीचे वाले को कुमेर ज्योति कहते हैं। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश, यानी कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो उत्तरी ध्रुव के ऊपर जो प्रकाश दिखाई देता है, सॉरी उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव, उसको कहेंगे अरोरा बोरियोलिस यानी बी, और जबकि दक्षिण वाले को कहेंगे अरोरा ऑस्ट्रेलिस यानी कि ए। ऑस्ट्रेलिया नीचे है, इस हिसाब से भी हम याद कर सकते हैं कि दक्षिण ध्रुव के ऊपर जो प्रकाश दिखाई देता है उसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है वो नीचे है। किस मंडल में ऋणावेशित कणों और धनावेशित कणों की कल्पना की गई? चुंबकीय मंडल के अंदर। अगला प्रश्न है, किस मंडल में हाइड्रोजन व हीलियम गैस की प्रधानता पाई जाती है? चुंबकीय मंडल के अंदर हाइड्रोजन हीलियम की प्रधानता पाई जाती है। और दोस्तों, जो अपना सूर्य है वह हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर ही बना है। किस परत में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम की अलग अलग परतें पाई जाती हैं? आणविक रूप में पाया जाता है भाई, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम वायुमंडल के अंदर, यानी कि वायुमंडल का मतलब हो गया यानी कि सममंडल के बाद में, यानी कि विषममंडल के अंदर। अंतरिक्ष में से आने वाले उल्कापिंड किस परत में आकर जल जाते हैं? तो दोस्तों, चूंकि हम इस हिसाब से याद कर सकते हैं कि मध्य मंडल के अंदर वायुमंडल का न्यूनतम तापमान होता है -100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर जैसे उल्कापिंड आते हैं तो इस परत में एंट्री करने के बाद में वो जल जाते हैं। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे किस परत द्वारा पुनः प्रसारित कर दी जाती है? तो आयन मंडल है उसके द्वारा। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत यानी बहिर्मंडल में हल्की गैसें कौन कौन सी पाई जाएंगी? 2 गैसें, हाइड्रोजन और हीलियम। एक बात और याद करनी है हमें कि सूर्य की ऊर्जा के स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन क्रिया है। पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का कितना भाग प्राप्त करता है? 2 अरब भाग।
अगला प्रश्न, वायुमंडल की प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन की स्थिति मौसम। दोस्तों ये कंफ्यूजन नहीं होना है, मौसम, मौसम का मतलब है मौसम पृथ्वी की दैनिक गति के कारण मौसम के अंदर चेंज आता है। तो ये मत सोचना मौसम का मतलब है ये पृथ्वी घूर्णन गति के कारण आता है, वो तो ऋतु परिवर्तन आता है। पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं का निर्माण होता है, ऋतु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, ठीक है। जबकि मौसम है ये वायुमंडल की प्रत्येक घंटे दिन प्रतिदिन के अंदर चेंज होने वाली स्थिति है, ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इसमें चेंज आता है। जबकि किसी स्थान की औसत मौसमी दशाओं की दीर्घकालिक अवधि यानी कि लगभग 30-35 वर्षों की जो औसत अवधि में परिवर्तन होता है उसको हम कहते हैं जलवायु। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे कहते हैं आतपन। यानी सूर्य से जो ऊर्जा आई उसको पृथ्वी ने ग्रहण किया और उसके बाद में पार्थिव विकिरण के माध्यम से छोड़ा, तो कुछ उष्मा ऊर्जा है वो वायुमंडल के अंदर बाहर निकल जाती है और बाकी को जितनी को हमारा वायुमंडल रोक लेता है यहाँ के तापमान वृद्धि के लिए, वह आतपन कहलाएगा, वह ऊर्जा। तापमान मापने की इकाई डिग्री सेल्सियस और इसका जो आविष्कार किया था वो क्या था, एंडर सेल्सियस ने। गर्म वायु में हल्की होकर ऊपर उठने से आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए आ जाती है, इसे क्या कहेंगे, वायु चक्र। जिस प्रकार से जल चक्र होता है, समुद्र से अपना जल उठता है, हवा के माध्यम से मानसून आते हैं, बारिश होते हैं, नदी नालों के माध्यम से पानी जाके समुद्र में गिर जाता है, फिर दोबारा से, ये जैसे जल चक्र है उसी प्रकार से वायु चक्र भी यही है। वायु ठंडी होगी, भारी होगी और दूसरे स्थान पर बहेगी, तो वो स्थान खाली होगा, उसकी जगह दूसरी वायु आके उसका स्थान ले लेगी, इसे कहेंगे हम वायु चक्र। जल कितने डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर जमता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर जमता है। देखो जल के जमाव बिंदु को कहेंगे हम गलनांक। और देखो हमें दो चीज याद करनी है, जल के 3 रूप होते हैं, कौन कौन से, ठोस, द्रव, गैस। द्रव्य से और ठोस में रूप परिवर्तन होगा जल का, उसे हम कहेंगे जल का गलनांक, यानी 0 डिग्री सेल्सियस द्रव्य से और किस में, ठोस के अंदर जल परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है, जल से बर्फ बन जाएगी। और जल के गैसीय रूप से और द्रव्य रूप के अंदर परिवर्तन, ये कह दो द्रव्य से गैस, सॉरी, द्रव्य रूप से और गैस रूप के अंदर, यानी जल से और जलवाष्प, इसे हम कहेंगे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। तो जल का गलनांक होता है जल का जमाव बिंदु यानी बर्फ वाला, ठीक है। और जल का क्वथनांक कहेंगे उसका उबाल बिंदु यानी जल से और जलवाष्प के बनने वाला जो बिंदु है वो। चांद पर वायुदाब की अनुपस्थिति के कारण अंतरिक्ष यात्री एक विशेष प्रकार की हवा से भरी हुई पोशाक पहनकर जाते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करे तो क्या होगा, उनकी रक्त सिराएं फट जाएंगी। क्यों? क्योंकि देखो अब वायुमंडल है वो हमारे शरीर के ऊपर दाब डाल रहा है, अंदर से नसें हैं वो दाब डाल रही है और उनके ऊपर हमारा वायुमंडल दबाव डाल रहा है। और अगर हम ऊपर जाएंगे चंद्रमा के ऊपर और बाहर से वायु का कोई दबाव नहीं होगा तो हमारी नसें हैं वो आंतरिक दबाव के कारण फट जाएंगी। इसलिए विशेष प्रकार की हवा से भरी हुई पोशाक पहन के जाते हैं ताकि उनके ऊपर, शरीर के ऊपर थोड़ा वायुदाब पड़ता रहे। वायुमंडल में जल के विभिन्न रूपों का पृथ्वी के ऊपर गिरना वृष्टि कहलाएगा। चाहे वो किसी रूप में गिरे, वो कॉमन रूप से वृष्टि कहलाएगा। अगर वो जल की बूंदों के रूप में गिरता है तो वर्षा कहलाएगा। अगर वो मान लो बर्फ के रूप में जमता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम पाला, तुषार, ओलावृष्टि कहेंगे। तो ये सारा जल वाष्प जिस भी रूप में पृथ्वी पर गिरती है उन सभी रूपों को समग्र रूप से वृष्टि कहते हैं। जब वृष्टि है वो द्रव्य रूप में, तरल रूप में गिरेगी तो उसे वर्षा कहेंगे। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की जो मात्रा होती है उसे हम कहेंगे आर्द्रता। किस प्रकार की वायु में जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, गर्म वायु के अंदर, क्योंकि गर्म वायु शुष्क होती है और उसमें जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। जबकि आर्द्र वायु पहले से ही उसमें नमी होती है तो वह जल धारण नहीं कर पाती है। इसी वजह से गर्मी के मौसम के अंदर कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि हवा चलती है तो वो हवा जो कपड़े की नमी होती है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज जो अभी वर्तमान में दिखाई देते हैं अपने पीछे सफ़ेद पच्चीने छोड़ते हैं, जिसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है भाई? देखो वायुमंडल के अंदर जैसे इस टाइम ये चीज़ें अपने को दिखाई देती हैं, एक तो अक्टूबर नवंबर के मौसम में, ठीक है, जब हल्की सर्दी स्टार्ट होती है, और एक अब जब सर्दी थोड़ी कम होती है यानी मेन रूप से फरवरी के महीने के अंदर हमें जब हम आसमान में देखते हैं कि जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पंजे छोड़ते हैं। क्या होता है ये कि इनके इंजनों से जो नमी निकलती है वो वहाँ पर, चूँकि वातावरण शांत होता है ऊपर और टेम्परेचर कम होता है, तो उनके इनके जो इंजन से जो नमी निकलती है वह संघनित हो जाती है और वायु के गतिमान न होने के कारण वहाँ पर एक बादल के रूप में वो जम जाती है। इसलिए हमें सफ़ेद पट्टी के रूप में थोड़ी देर के लिए दिखाई देती है। वर्षा के 3 रूप कौन कौन से हैं? संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। संवहनीय वर्षा ये होती है अपने उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर, संवहनीय जहाँ पर धाराएं चलती हैं, ठीक है, दोपहर बाद में रोजाना बारिश होती है, यहाँ पर ऊर्ध्वाधर यहाँ पर वायु चलती है जिन्हें हम संवहनीय धाराओं के नाम से जानते हैं।
दूसरी होती है पर्वतीय वर्षा, जैसे अपने मानसूनी वर्षा होती है, जैसे अपने केरल के पश्चिम तट के ऊपर होती है, या जैसे अपने ये हिमालय क्षेत्र के अंदर होती है। जैसे भाई पवनें आती हैं और वो पर्वत से सीधे टकराती हैं और फिर ऊपर उठती हैं, ऊपर उठेंगी तो टेम्परेचर कम होगा और वहाँ पर वो संघनित हो जाएँगी और वहीं पर बारिश करती हैं। और जब चक्रवाती वर्षा होती है, ये होती है महासागरों के अंदर, जैसे भाई मान लो निम्न वायदाब का क्षेत्र बन गया और चारों साइड से हवाएँ आएँगी और एक चक्रवात बनेगा और उससे जो वर्षा होंगी वो। वर्षण के रूप कौन-कौन से हैं? वर्षा, हिमवर्षा, ओलावृष्टि, कोहरा धुंध, ये सभी वर्षण के रूप हैं। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक हो गया। बहुत ही फ़ास्ट तरीके से हमने कराने की कोशिश की है आपके कम टाइम को, लास्ट टाइम को देखते हुए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। मैं आपको यही सलाह देता हूँ, लास्ट टाइम के अंदर अपने यूट्यूब के सारे वीडियो हैं वो फ़ास्ट स्पीड में करके कैसे भी देख के जाओ एसएसटी में आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। जय हिंद, जय भारत।